बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम का क्या मतलब है? आप कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर टाइम के लिहाज से या टाइम के वेरी करने से जो चेंजेस आते हैं या जो आप मेजरमेंट्स करते हैं उसको कहते हैं टाइम एवोल्यूशन। कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम टाइम के रिस्पेक्ट किस तरह से इवॉल्व करता है, ग्रो करता है या उसमें मेजरमेंट्स आते हैं, उसको कहते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। उसके लिए आप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर को कहते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर या प्रोपागेटर भी कहते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को। प्रोपागेटर यानी स्प्रेड करना, बढ़ना, टाइम के लिहाज से किसी चीज़ का इंक्रीज होना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ऑपरेटर और वेव फंक्शन। आप ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फॉर एग्जांपल आप जो स्टार्ट वैल्यू लेते हैं तब टाइम t इक्वल टू 0 लेंगे। तो t0 यानी उसका इनिशियल टाइम या उसको t नोट भी कहते हैं। t नोट पे जब आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, प्रोपागेटर ऑपरेटर, तो आफ्टर टाइम t या dt टाइम के बाद उस सिस्टम के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी या कौन से मेजरमेंट्स पर इफेक्ट होगा उसको हम कहते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। अब जैसे कि हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ें जो है फर्स्ट नीड हमारी होती है वो वेव फंक्शन होता है और ऑपरेटर होता है। हमें पता है वेव फंक्शन क्या है, वो पार्टिकल्स जो कि उस सिस्टम को क्रिएट करते हैं, उनकी जो मोशन है उनको डिस्क्राइब करते हैं हम थ्रू वेव फंक्शन। और ऑपरेटर क्या है, वो मेजरमेंट्स या वो मेजरिंग टूल जो हम वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हुए डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं। हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, हम मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह से आप जानते हैं कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि वेव फंक्शन के ऊपर भी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एज अ ऑपरेटर बिहेव करेगी। वी ऑल्सो नो दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैज़ टू फॉर्म्स, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो जो आपको प्रोपोगेटर ऑपरेटर है इसको हम दोनों सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए भी और टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए भी। तो हैमिल्टोनियन जब आपके पास टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होगा तो नाम से ही ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट होने की फॉर्म में आप t को 0 कंसिडर करेंगे और डिपेंड जब करेगा तो आप जो वेव फंक्शन है उसको उसकी डिपेंडेंस शो करवाएंगे t के ऊपर। ये बेसिकली आपके पास आउटलाइन है जो हम आज के लेक्चर में करेंगे कि हमें वेव फंक्शन चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए, ऑपरेटर चाहिए, उसके बाद हमें श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए हैमिल्टोनियन की फॉर्म में, और हमें एक ऑपरेटर आएगा हमारे पास। ये वैल्यू हम ड्राइव भी करेंगे जो कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है या प्रोपागेटर कहलाता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये किस तरह से प्रोपोगेट करता है या स्प्रेड करता है। तो जब आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंस को शो करेगी तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, और जब टाइम इंडिपेंडेंट के लिए होगी तो ये आपके पास वेव फंक्शन इस तरह से t इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली फिर आप इस वेव फंक्शन को या इस टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को फर्दर इसको मज़ीद मेजरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी होते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी क्या है, जिसको हम यूनिटी मैट्रिक्स या यूनिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में करवाया था आपको। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, तो ये आइडेंटिटी की वैल्यू है। इसके साथ जब हम इसको अप्लाई करते हैं प्रोपगेटर को या प्रोपगेशन ऑपरेटर को तो इस तरह से भी हम एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की टाइम एवोल्यूशन चेक करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन जनरेट किया है जिसमें आपके पास इनिशियल स्टेट उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की गिवन थी और आफ्टर टाइम t उसमें जो एवोल्यूशन क्रिएट हुआ उसके बाद जो स्टेट जनरेट हुई वो t थी, यानी कि सिंपल t और t नोट का डिफरेंस है। तो इस तरह से मैंने उसके टाइम एवोल्यूशन को चेक करने का ट्राई किया। तो कैसे आपको ये वाली स्टेट गिवन है, आपने टाइम t के बाद जो स्टेट क्रिएट होता है वो आपने फाइंड आउट करना था। तो आप जानते हैं कि टाइम के लिहाज से जब आप वेरिएशंस चेक करते हैं तो आपको चाहिए क्या होता है, वेव फंक्शन और ऑपरेटर। जब आप किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप एज अ रिज़ल्ट वेव फंक्शन गेट करते हैं।
तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने एक लीनियर ऑपरेटर लिया जो कि यूनिटरी ऑपरेटर है और जो दोनों डिपेंडेंस को शो कर रहा है, टाइम इनिशियल टाइम को भी और आफ्टर टाइम टी भी, यानी लेटर टाइम को भी, t0 और t, इनिशियल और लेटर टाइम t दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ऑपरेटर, जो कि बाद में मैंने फिर उसको मेंशन किया कि वो एज अ टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर बिहेव कर रहा है, एज अ प्रोपोगेटर बिहेव कर रहा है। क्योंकि जब मैं इस ऑपरेटर को इस इनिशियल स्टेट के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो एज अ रिजल्ट मुझे जो स्टेट मिलती है वो कहलाती है टाइम एवोल्यूटेड स्टेट। तो टाइम एवोल्यूटेड स्टेट किसकी वजह से क्रिएट हुई, इस ऑपरेटर की वजह से, तो इसलिए फिर मैं इसको कह सकती हूँ इट इज़ नाउन एज टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर और प्रोपोगेटर। और एज वी नो दैट टाइम जो है लेटर टाइम टी वो ग्रेटर होगा इनिशियल टाइम से, क्योंकि इनिशियल टाइम फॉर एग्जांपल हम 0 ले लेते हैं तो फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद आप 2 आवर्स के बाद या 3 आवर्स के बाद मेजरमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली वो टाइम आपके पास ग्रेटर होगा इनिशियल टाइम से। तो इसको फिर मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ से मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर क्रिएट किया इक्वेशन नंबर 1 से। वो कैसे, मैंने t को इक्वल टू टी नोट पुट किया कि फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं जो t है वो इक्वल टू टी नोट है, तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पर भी t है उसको टी नोट से रिप्लेस कर देंगे। जब आप इसको t को टी नोट से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास यूनिटी ऑपरेटर, ये स्टेट और ये स्टेट कैंसिल आउट होने के बाद जो ऑपरेटर आप गेट करेंगे ये इक्वल टू 1 होगा। 1 को हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं क्योंकि वी ऑल्सो नो दैट 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखा है। अब हम मज़ीद टाइम एवोल्यूशन को फर्दर मेजरमेंट्स करने के लिए हमें चाहिए होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं की, हम इसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो मेजरमेंट्स टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वो मोर एक्यूरेट होती हैं एज कम्पेयर टू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो दैट्स वाई मैंने इस एवोल्यूटेड स्टेट के ऊपर जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई किया, जो हमें पता है कि होती है, इसकी जनरल फॉर्म है आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और जो स्टेट हमें हमारे पास टाइम एवोल्यूशन के बाद आई वो इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच गिव्स अस एनर्जी एंड द सेम स्टेट, जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेट होती है वही हमारे पास राइट हैंड साइड पर स्टेट होगी। तो ये टाइम डिपेंडेंस को बेसिकली ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे टी जो है ये उसकी टाइम डिपेंडेंस को शो कर रहा है कि मतलब जो स्टेट फंक्शन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिकली ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो इस प्रोपोगेटर की वैल्यू क्रिएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इस प्रोपोगेटर की एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू क्या है। तो मैं उसको फाइंड आउट कर लेती हूँ पहले, क्योंकि वो हमें इनिशियल वैल्यू देगा और इस तरह से हम फर्दर मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो जैसे कि टी को हम इक्वल टू टी नोट पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये फिर टी नोट से कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास 1 आ जाता है, ये वाली स्टेट और ये दोनों स्टेट कैंसिल आउट होंगी और ये वाली वैल्यू फिर इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये आपके पास इक्वल टू 1, या इसको आप आइडेंटिटी ऑपरेटर भी लिख सकते हैं विच इज़ ऑल्सो नाउन एज इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे इस इनिशियल कंडीशन को। तो इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है वो आपको नज़र आ रही है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ये वाला फैक्टर आप एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद आपके पास था स्टेट फंक्शन जो कि साई टी के साथ था, वो इक्वेशन नंबर 1 थी। तो वो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने एज इट इज़ तमाम वैल्यू उठा के इधर पुट कर दी है ब्रैकेट के साथ। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वाला फैक्टर मैंने एज इट इज़ लिखा है, और जो स्टेट फंक्शन था साई टी के साथ वो इक्वेशन नंबर 1 था, तो वो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह का रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। अब इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और साथ ही आप क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को भी पुट कर देंगे।
इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो आपने u की निकाली है, ये वाली वैल्यू, ये इक्वल टू 1 या आइडेंटिटी ऑपरेटर आप इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली टर्म एओटा एच कट एज इट इज़ आएगा। उसके बाद जो आपके पास ये वाली टर्म है पार्शियल ओवर पार्शियल टी, जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटीग्रेशन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास टर्म रह जाएगी वो जस्ट यू वाली टर्म रह जाएगी, यू टी टी नॉट, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास हैमिल्टोनियन यू, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जब टी करेंगे, क्योंकि इसमें भी फिर आपके पास जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली दोनों स्टेट्स, ये और ये वाली स्टेट्स अगेन कैंसल आउट हो जाएंगी। बाकी आपके पास इधर से सिर्फ यू वाली टर्म रह जाएगी। पार्शियल ओवर पार्शियल टी जो है ये इस तरह से इंटीग्रेशन आएगा, तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होता है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड के बाद जो राइट हैंड साइड है, जब आप उसके ऊपर मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि राइट हैंड साइड में एच वाला फैक्टर एज इट इज़, यू वाला फैक्टर एज इट इज़, सिंपल यहाँ पे डी टी, क्योंकि हम उसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए हमें कंडीशन चाहिए होंगी, जो मैंने इंटरवल रखा है वो जो हमें गिवन था, यानी कि इनिशियल स्टेट टी नॉट से टी तक। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक टी डैश का मैंने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर दिया ये वाला टी, और सिमिलरली डी टी में, तो ये मतलब इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेशन के बाद का फैक्टर, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर डैश डाल दिया है कि वो थोड़ा सा चेंज रहे कि इसमें टाइम के लिहाज से वेरिएशन आ रही है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, ये हमारे पास टू फैक्टर्स आ रहे हैं, यूनिटी ऑपरेटर है साथ में हैमिल्टोनियन है, तो हम इसको सॉर्ट आउट, इसको सॉल्व करने का थोड़ा इट कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ रखते हुए प्लस सी मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे राइट कर लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब इस सी की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे या सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये हमें वैल्यू देगा इस तरह से, ये एओटा एच कट एज इट इज़ आ रहा है हमारे पास, और साथ में ये वाली टर्म, ये इनिशियल कंडीशन जो मैंने ऊपर राइट की है वो इक्वल टू 1 है, तो वहाँ से उसकी वैल्यू ये हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये वाला फैक्टर जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम इक्वल टू 0 अज्यूम करेंगे, इस वाले फैक्टर को हम इक्वल टू 0 अज्यूम करेंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते और इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। इसमें डैश वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका रिज़ल्ट हम बहुत हाई टाइम के लिए हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो इक्वल टू 0 है, ये पूरा इंटीग्रेशन वाला फैक्टर। तो इस तरह से यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी जो कि है सी इज़ इक्वल टू एओटा एच कट। तो जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हुए कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई है, अब आप अगेन इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को अज्यूम करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को अज्यूम करने के बाद आप यहाँ पे सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मैंने अगेन कंसीडर किया है इक्वेशन नंबर 3 को विदाउट बाउंड्री कंडीशन, मैंने राइट किया है कि अब हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्योंकि हम बाउंड्री कंडीशन तभी अप्लाई करते हैं ना जब हमें अननाउंस की वैल्यू चाहिए होती हैं। तो अननाउंस सी था, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि एओटा एच कट आई है। आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन नंबर 3 को जैसे था एज इट इज़ राइट किया है, उस और सी की जगह पे एओटा एच कट की वैल्यू पुट की है। अब मैंने इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा अरेंज किया है, वो कैसे, मैंने इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है एओटा एच कट के साथ। एज वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो कंटेन्स एओटा एच कट, सिमिलरली राइट हैंड साइड कंटेन्स एओटा एच कट, दैट्स वाई मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया एओटा एच कट के साथ। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर जब एओटा एच कट के साथ डिवाइड होगा तो ये कैंसल आउट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म आ जाएगी। सिमिलरली इधर हमारे पास एओटा एच कट है ही नहीं इस टर्म में, तो ये 1 ओवर एओटा एच कट आ जाएगा, और अगले टर्म में जब डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होने के बाद 1 रह जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल इक्वेशन। क्योंकि इसमें एक इंटीग्रल पार्ट आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको इंटीग्रल इक्वेशन का नाम दे दिया है। ये टाइम एवोल्यूशन में भी इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम में ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। इस तरह हमारे पास ऑपरेटर यू जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 को मैंने पहले राइट कर लिया है और इस वाले फैक्टर को मैंने बाद में राइट कर लिया।
अब यहाँ पे देखें, हम अगेन एक काम कर सकते हैं, 1/a अटैच कट और ये वाली वैल्यू डी टी डैश, इसको मैंने कंबाइन करके लिख लिया, एच टी डैश डी टी डैश, और इसको मैंने साइड पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट कर लिया। क्यों कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट किया? क्योंकि हम इस वैल्यू में फर्दर जो है इंटीग्रल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, फर्दर इसके अंदर आइट्रेशन हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? देखें, इस इक्वेशन के अंदर 1 एज इट इज़ आएगा, 1/a अटैच कट एज इट इज़, इंटरवल टी नोट से टी तक एज इट इज़, एच टी डैश और डी टी डैश एज इट इज़, और जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फैक्टर है वो अगेन मेरे पास बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये है हमारे पास टी डैश के साथ। तो जब उसके ऊपर हम अगेन उसको हम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास अगेन एक और फैक्टर आ जाएगा अंदर, जो कि 1 + 1/a अटैच कट टी नोट से टी एच टी डबल डैश, यहाँ पे चेंज आ जाएगा टी डबल डैश यू टी डबल डैश और डी टी डबल डैश। दिस टर्म इज नाउन एज फर्स्ट आइट्रेशन। इसी तरह से आप फर्दर आइट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास जो पूरी टर्म है ये कहलाएगी फर्स्ट आइट्रेशन। तो फिर मैंने इसको फर्दर सो ऑन कर दिया है कि आप इसी तरह से बाकी आइट्रेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। फर्स्ट आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब होता है चेंज होना, कि स्टेप बाय स्टेप चेंज आ रहा है, वैल्यूज़ आपके पास नई क्रिएट कर सकते हैं, बार बार रिपीट होना। आइट्रेशन का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन, इसी तरह से मैंने उसको डॉटेड कर दिया है कि आप इस तरह से सो ऑन आप फर्दर जो है आइट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास छोटा सा आर्टिकल है प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन, यानी टाइम एवोल्यूशन सिस्टम के अंदर प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो इसमें भी सेम आप क्या करेंगे, आप एक इनिशियल टाइम की स्टेट्स के लिए प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर लेंगे और एक लेटर टाइम टी के लिए प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन चेक कर लेंगे। तो मैंने इस इक्वेशन में से आप एक साइड को लेकर दूसरी को सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए मैंने एक और चेंज किया है, मैंने टी को इक्वल टू टी नोट पुट किया है। क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को इधर यूज़ किया है और साथ में ही टी इक्वल टू टी नोट पुट कर दिया है एक ही स्टेप के अंदर। टी इक्वल टू टी नोट पुट करने के बाद मैंने जो इधर हमारे पास ये स्टेट है, इस वाली स्टेट को इसके ऊपर मैंने यूनिटी ऑपरेटर अप्लाई किया है डैगर के साथ। एज वी नो दैट दिस ऑपरेटर प्रोपगेटर ऑपरेटर और यूनिटी ऑपरेटर हैज़ वैल्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 1 था, जब कुछ ना हो तो फिर 1 होता है, यानी 1 1 था राइट किया हुआ, तो मैंने उस 1 1 की जगह पे, यानी कि यहाँ पे भी 1 था तो और इधर भी 1 था, तो जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, और 1 की जगह पे फिर मैंने यूनिटी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू लिख दी। तो आप जानते हैं कि जब आप इस तरह स्टेट्स के अंदर यानी प्रोबेबिलिटी के अंदर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो एक ऑपरेटर को आप डैगर के साथ राइट करते हैं ब्रा गेट करने के लिए, और कैट के लिए आप उसको सिंपल ऑपरेटर को राइट करते हैं। तो इसलिए कैट ऑपरेटर के साथ मैंने सिंपल प्रोपगेटर ऑपरेटर को अप्लाई किया और ब्रा के लिए मैंने डैगर के साथ उसको अप्लाई किया। तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यू क्रिएट हो गई। उसके बाद फिर मैंने इन दोनों ऑपरेटर्स को कंबाइन कर दिया और जो स्टेट्स थी उनको साइड पर राइट कर लिया। ये देखें, स्टेट, ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट साइड पर, और ये ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू को मैंने कंबाइन कर दिया। अब हमें पता है कि जब हम दो वैल्यूज़ को, जो कि डैगर और डैगर के बगैर वैल्यू होता है ऑपरेटर, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आंसर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये है यू डैगर और यू, तो ये हमारे पास, हम जानते हैं कि ये इक्वल टू हो, सॉरी ये थोड़ा सा गलत राइट किया गया है, इसको थोड़ा सा फाइन कर लूँ मैं। तो ये इक्वल आएगा इक्वल टू आई ऑपरेटर, 1 होता है ना आई, तो इसलिए ये इक्वल टू आई ऑपरेटर जो कि 1 के इक्वल है, तो इसलिए उसको राइट करें या ना करें।
ये 1 के इक्वल। तो इस तरह से फिर ये आपके पास जो रिजल्ट ये बाकी रह जाएगा 1 के इक्वल, बाकी ये वाली टर्म। तो ये 1 के बाद ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन प्रूफ हो जाता है। अब हमने नेक्स्ट जो है टाइम एवोल्यूशन वेव फंक्शन के अंदर कंसीडर करना है कि किस तरह से हम वेव फंक्शन में टाइम एवोल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो मैंने कंसीडर किया है टी और टी प्लस डी टी टाइम के लिए जो चेंज आया है वेव फंक्शन के अंदर। सेम मैंने वेव फंक्शन कंसीडर किया है एक, जो कि हम वेव फंक्शन को साई फाई किसी भी जो है स्टेट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो मैंने कैट के साथ, कैट को टी प्लस डी टी के साथ और टी के साथ, यानी इनिशियल टाइम टी और आफ्टर सम टाइम टी प्लस डी टी, तो इस तरह से मैंने उसको कंसिडर किया। अब हम अगर इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस देखें, चेंज देखें क्या चेंज आया, तो मैं जो आफ्टर टाइम टी वेव फंक्शन क्रिएट हुआ है या स्टेट वेक्टर, उसमें से माइनस कर रही हूँ इनिशियल वाले को। तो हम माइनस को, इस माइनस वाले फैक्टर को यानी आफ्टर टाइम टी और इनिशियल टाइम, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी के साथ, यानी हम उसका डिफरेंस ले रहे हैं, चेंज चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास इनिशियल टाइम था तब स्टेट वेक्टर की क्या वैल्यू थी और आफ्टर सम टाइम उसमें क्या चेंज आया। तो चेंज को हम डी से, डिफरेंशियल से यानी डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने इस राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है डी टी के साथ। क्यों किया है? क्योंकि अब हम इसको फर्दर जो है सॉल्व करना चाहते हैं। ये वैल्यू तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ये वैल्यू अगर एज इट इज़ देखें या ये इक्वेशन एज इट इज़ हमारे पास ये यूज़फुल नहीं है। हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को डिवाइड भी किया है और बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी किया है डी टी के साथ, ताकि हम फर्दर इसकी जो है पॉसिबिलिटीज़ चेक कर सकें। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आप देखें डी ओवर डी टी और ये फंक्शन एज इट इज़ स्टेट वेक्टर, और साथ में डॉट डी टी का मतलब आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये हमारे पास जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे होती है? जैसे कि हम जानते हैं, हम उसको लिख सकते हैं एयोटा ओवर एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी के लिहाज से भी और 1 ओवर एयोटा एच कट की फॉर्म में भी। तो जब मैंने इसको राइट किया 1 ओवर एयोटा एच कट, ये हमारे पास बेसिकली एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन। उसकी दूसरी साइड में आपके पास ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी और साथ में होता है ना एयोटा एच कट, तो ये दूसरी साइड पर जाकर 1 ओवर एयोटा एच कट है। जब आप पूरी इक्वेशन देखें जो मैंने प्रीवियसली राइट की है श्रोडिंगर इक्वेशन, तो उसमें आपके पास था एयोटा एच कट डी ओवर डी टी या पार्शियल ओवर पार्शियल टी और साथ में ये फंक्शन वेव फंक्शन। तो उसकी राइट हैंड साइड पर था आपके पास हैमिल्टोनियन और सेम वेव फंक्शन। तो अब चूंकि यहाँ पे डी ओवर डी टी गिवन था, एयोटा एच कट गिवन नहीं था, तो इसलिए फिर वो राइट हैंड साइड पर जमीन जाकर डिवाइड हो रहा है। तो ये 1 ओवर एयोटा एच कट आ जाएगा, हैमिल्टोनियन और सेम स्टेट फंक्शन, और साथ में ये जो डॉट डी टी है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो इधर दो फंक्शंस हैं, एक माइनस हो रहा है, एक जो है वो प्लस में, जो प्लस वाला उसको मैंने एज इट इज़ रखा है और जो माइनस हो रहा है वो दूसरी साइड पर मैं ले गई हूँ, उधर जाकर प्लस हो गया। इस वैल्यू के साथ ये वाला फंक्शन इधर से लेफ्ट हैंड साइड से उधर जाकर ये प्लस हो गया। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, साई टी और साई टी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको कॉमन लिखते हुए ब्रैकेट के अंदर जो है इधर फिर 1 रह जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे तो 1 को हम आई भी लिख सकते हैं, जो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। तो आइडेंटिटी माइनस एयोटा ओवर एच कट हैमिल्टोनियन डी टी। अब आप कहेंगे ये एयोटा ओवर एच कट कैसे आया? तो आप एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे इस इधर। तो जब आप एयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इधर एयोटा ऊपर आ जाएगा, जो इधर एयोटा स्क्वायर हो जाएगा वो एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, इस प्लस की जगह पे साइन माइनस का आ जाएगा। उसके बाद ये अब जो वैल्यू आई है इसी को ही हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इसको कहते हैं प्रोपगेटर, या इसको हम कहते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इस ऑपरेटर को इस स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो इस ऑपरेटर की फॉर्म में मिलती है। यानी जब हम इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो रिजल्ट मिलेगा वो यूनिटरी ऑपरेटर और सेम स्टेट होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए कह दिया। इस इक्वेशन नंबर ए को जब हम इधर पुट करेंगे यानी इस रिजल्ट में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ और इधर इसकी जगह पे ये वाला आंसर आ जाएगा इक्वेशन नंबर ए का।
तो इक्वेशन नंबर हमें क्या कहती है कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो इन्फिनिटेसिमल जनरेटर है टाइम ट्रांसलेशन का। इन्फिनिटेसिमल का मतलब है छोटी से छोटी वैल्यूज़, यानी तमाम वैल्यूज़ 0, 1, 2 से लेकर तमाम जो उसके अंदर चेंजेस क्रिएट होते हैं, स्मॉल से स्मॉल वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो डिफाइन करता है, डिटरमिन करता है, या उनकी टाइम ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम इस तरह से टाइम वेरिएशन के लिहाज से भी, टाइम ट्रांसलेशन के लिहाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो होगा u इंटू टी विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पर रेज़ टू माइनस अयोटा टी हैमिल्टोनियन ओवर एज कट, यानी कि टाइम डिपेंडेंस को या टाइम ट्रांसलेशन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन्फिनिटेसिमल जब डिस्क्राइब करता है तो उसका रिजल्ट आपके पास इस तरह से आ जाता है। इसकी जो है फर्दर डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कर लें तो काफ़ी है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, आपने आज का जो लेक्चर है इसको ध्यान से समझ के करना है, और अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। इस लेक्चर को जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझ के करेंगे तो फिर आपने इसको फर्दर जो है कुछ प्रूफ्स हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, जिसमें आपके पास है यूनिटरी ऑपरेटर t प्लस टी टी और t, यानी कि इसमें एक इनिशियल टाइम है, एक आफ्टर टाइम t है। ये यूनिटरी ऑपरेटर को आपने प्रूव करना है कि ये यूनिटरी है। उसके बाद एक जो है और यूनिटरी ऑपरेटर है जिसमें डैगर के साथ है, और यानी कि ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है बेसिकली एज अ रिजल्ट, तो इसको आपने टाइम इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली थर्ड जो है इसमें आपने कंजर्वेशन कैटर ब्रा की प्रूफ करनी है, कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, इसमें आपने कोई वैल्यूज़ पुट नहीं करनी है, आपने इनका थ्योरेटिकल जो है रिज़ल्ट सॉल्व करना है। मतलब अब ये भी नहीं है कि आप इसके अंदर जो है थ्योरी की बातें लिखना शुरू हो जाएं। थ्योरेटिकल का मतलब है कि आपने स्टेट वेक्टर सिंपली जैसे गिवन है इन्हीं को यूज़ करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को, इसके अलावा आपने खुद से कोई वैल्यू अज्यूम कर कर इनको सॉल्व नहीं करना। और सिमिलरली आप जब डेरिवेटिव लेते हैं किसी डैगर फंक्शन का यूनिटी ऑपरेटर के साथ यानी इंडिविजुअल का, तो वो फिर एज अ होल आपके पास डैगर किस तरह से क्रिएट होता है आपने ये भी प्रूव करना है। तो होपफुल स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।